अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग टाइम नो सी। असल में मैं एक वीडियो ऐसे कह लें, डॉक्यूमेंट्री कह लें, मैं उस पे काम कर रहा था काफ़ी दिन से, लेकिन ड्यू टू माय जॉब एंड सम अदर रीजंस वो काफ़ी डिले होती जा रही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बीच में अपने इस सारे प्रोसेस के मैं एक बुक रिव्यू अपलोड करता हूँ आप सबके लिए। आज एक काफ़ी यूनिक किस्म की बुक है, उसका मैं रिव्यू करूँगा आप सबके साथ। इसका नाम है द आर्ट ऑफ ओरेटरी और ऑथर हैं चार्ल्स मूसले। ठीक है। अच्छा, अब हाउ इज़ इट यूनिक देन द अदर बुक्स। ये जो किताब है ना, ये बेसिकली एक कंपाइलेशन है, एक कलेक्शन है ऑफ 150 स्पीचेस। इस किताब के जो प्लस पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली उनका तो हमने जिक्र करना ही है, और साथ इस किताब के जो जिन पॉइंट्स के साथ मैं काफ़ी हद तक डिसएग्री करता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी इट्स अप टू यू कि आपको क्या लगता है इसके बारे में ओवरऑल आफ्टर माय रिव्यू। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं इस किताब की, यानी कि जो इसका जो एक स्ट्रक्चर है इस किताब का। सबसे पहले इसकी जो टाइमलाइन है, यानी कि जो ऑथर ने जो एक प्रॉपर जिस टाइमलाइन की स्पीचेस इस ऑथर ने कलेक्ट की हैं और उनको कंपाइल किया है इस किताब की शक्ल में, वो शुरू होती हैं, मतलब पहली जो स्पीच है वो इनके इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंशंट ग्रीस टाइम। ठीक है ना, मतलब बिफोर क्राइस्ट के एरा से, और तब से लेकर इन्होंने 21st सेंचुरी की जो फर्स्ट डेकेड है टिल 2007 इन्होंने स्पीचेस कवर की हैं। टोटल 150 स्पीचेस हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ही अगर आप इमेजिन करो अपने आप को एक ऐसी किताब के ऑथर के तौर पे, तो इट्स क्वाइट बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने ऑब्वियसली कोई ना कोई एक क्राइटेरिया सेटअप करना है, और फिर आपने उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपने द स्पेस इज़ ओनली ऑफ 150 स्पीचेस। तो मतलब बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा ऑथर के लिए कि कौन सी स्पीच सिलेक्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी। दो तरह की स्पीचेस जो हैं इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर इंक्लूड की हैं। एक तो वो जिनका एक इमीडिएट इम्पैक्ट था, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई कोई जनरल है या कोई पॉलिटिकल लीडर है, तो फॉर एग्जांपल अगर उसने लोगों के सामने स्पीच की है, उनको कोई एक सर्टेन एक्ट या एक सर्टेन डिसीजन के लिए उभारा है, ठीक है ना, मतलब उनको कुछ तलकीन की है, उनको कुछ ऑर्डर दिया है, तो उन लोगों ने मतलब वो स्पीच इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि वो लोग मतलब उन्होंने फ़ौरन उस शख्स की बात मानी, उस लीडर की बात मानी, और जो उसने कहा वैसे कर दिया। ठीक है। सेकेंडली, जो दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने इस किताब के अंदर जो भी स्पीचेस ली हैं उनका डिफाइन किया, वो है एक हिस्टोरिकल फुटप्रिंट। वो जो स्पीच अगर किसी शख्स ने डिलीवर की है तो उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं आया, लेकिन उसका एक उस खित्ते की हिस्ट्री के ऊपर लॉन्ग टर्म के अंदर ओवर द कोर्स ऑफ डेकेड्स, ओवर द कोर्स ऑफ सेंचुरीज इवन, उस स्पीच का एक बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। तो उन्होंने इस क्राइटेरिया की बेस, इनके सेकंड क्राइटेरिया ये है, उसकी बेस पे उन्होंने बाकी की जो स्पीचेस हैं वो इसमें इंक्लूड की हैं। अब जो इस किताब के जो प्लस पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मुझे ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक नॉर्मली एक किताब के अंदर होता ही है कि आप एक कोई भी स्टोरी लाइन है, फिक्शन है तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली एक स्टोरी लाइन होती है प्रॉपर, वेल ड्राफ्टेड, वेल स्क्रिप्टेड। जो नॉन फिक्शन किताबें हैं उनके अंदर भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर वो जो किताब है वो मतलब जो ऑथर है वो उसी फ्रेमवर्क के अंदर, उसी स्कोप के अंदर घूम फिर रहा होता है, और एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को समझा रहा होता है, एक पूरा नैरेटिव बता रहा होता है, पूरी मतलब एक स्टोरी समझा रहा होता है। तो अब ये जो किताब है ये बेसिकली ज़ाहिर है एक कलेक्शन है स्पीचेस की, तो इसके अंदर उस तरह का रब्त नहीं है, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है इस किताब के अंदर। ऑथर ने एक बहुत अच्छा काम इसमें ये किया कि ऑब्वियसली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ऑथर ने जो है वो स्पीचेस इसमें अरेंज की हैं इस किताब के अंदर, मतलब फ्रॉम द बिफोर क्राइस्ट एरा टू 21st सेंचुरी, और एक प्रॉपर मतलब एक अरेंजमेंट के अंदर। अगर एक स्पीच में पढ़ने लगाऊं तो सबसे पहले आएगा उसकी बायोग्राफी का सेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑरेटर।
ठीक है। उसके अंदर उस शख्स के हालात वाक़यात उसकी मतलब एक बताए जाएंगे ज़िंदगी के, उसकी मतलब एक उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाएगा, उसकी नेचर, उसका उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे और मतलब ये सारा कुछ। और वो बायोग्राफी वाला एरिया, इंट्रोडक्शन वाला एरिया ख़त्म होता है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट आता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीच के नाम से। और वो ऑब्वियसली किसी भी स्पीच की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए, इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, अच्छा भाई मतलब ये स्पीच क्यों है इम्पोर्टेंट, वाई, तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट स्पीच का जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप उसको समझते हो फिर आप थर्ड पार्ट फिर आता है जिसके अंदर एक स्पीच का जो पोर्शन होता है वो मतलब एज इट इज़ फ्रॉम द हिस्टोरिकल एक्सर्प्ट्स जो है वो ऑथर ने कोट किया होता है। तो इस तरीके से ये पूरी बुक जो है ना ये चलती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑडिटर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीच और देन स्पीच। एक तो ये बात होगी। उसके अलावा मैं स्पेसिफिकली इस किताब के मामले में एक स्पेशल पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस किताब की जो फिनिशिंग है ना, इसका जो कवर्स हैं, इसके जो पेजेस की क्वालिटी है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। मैंने जितनी भी किताबें आज तक पढ़ी हैं, इतनी अच्छी फिनिशिंग और इतनी अच्छी एक यानी कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग और बड़ी हाई क्वालिटी बाइंडिंग। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, एक तो ये हार्ड बैक में, ठीक है, ये देखें टिपिकल मतलब एक क्लासिक बुक की इसकी शक्ल है, इसका फॉर्मेट है। और ये इसका बैक कवर है ये, और ये इसकी हार्ड बाउंड लुक बैक साइड, ये इसका फ्रंट कवर। और अच्छा अब ये देखें, ये मतलब अब ये जो है ना, ये जितने भी आगे पेजेस हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, जो कि नॉर्मली आप किसी भी मतलब नॉर्मली किताबों में ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम अ पब्लिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली होती हैं, जो कि किताब की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अब जैसे ही इसका जो एक एक पेज है ना, ये बहुत मोटा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल किताबों के जिस तरह के पेजेस होते हैं, और इसकी वजह से ये मतलब एक बड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है इस किताब के मतलब पेजेस को पलटते हुए, और ये एक मतलब एक हाई क्वालिटी फीलिंग आती है, बच्चे को पता लगता है कि मतलब एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की किताब पढ़ रहा है। तो एक तो ये पॉइंट है इसके मुतालिक, यानी कि जितनी मैंने अभी तक किताबें पढ़ी हैं उसके हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई क्वालिटी बुक्स आई हैव एवर रेड। ये जो किताब है ये मुझे मिली एक रीडिंग्स बुक शॉप जो है वहाँ से मैंने परचेज़ की थी, गुलबर्ग में है, और बिल्कुल नीचे कोने में पड़ी हुई थी ये किताब। तो इसकी मुझे बाइंडिंग मैंने दूर से देखी, मैंने कहा ये कौन सी किताब है। तो अच्छा, अब इसकी जो प्राइस थी ना, अगर आप इसकी बाइंडिंग और इसकी इसकी फिनिशिंग को अगर आप मद्देनज़र रखें तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो ये किताब कम से कम 4-5 हज़ार की होनी चाहिए, ठीक है ना, जिस लेवल की इसकी क्वालिटी है। लेकिन ये मुझे मिली ओनली इन 650 रुपीज़। और मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली शायद कोई परचेज़ नहीं कर रहा होगा, किसी ने बड़े लंबे अरसे से परचेज़ नहीं की हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये इसको काफ़ी 10-12 साल हो गए हैं इसको पब्लिश हुए। तो आई थिंक दिस माइट बी द रीज़न कि उन्होंने इसको काफ़ी लो प्राइस में सेल किया। तो हालांकि मेरे हिसाब से मेरे लिए तो ये जैकपॉट था। इसका जो एक अच्छा पॉइंट है ना, उसके अलावा इन सारे पॉइंट्स के अलावा एक जो प्लस पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि ये किताब उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो जिन लोगों को हिस्ट्री का इतना नॉलेज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, मुझे मुझे यूरोपियन हिस्ट्री का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, मतलब मैंने उसको इन डेप्थ तो दूर की बात है, मैंने उसको एक ओवरव्यू के तौर पे भी किसी किताब में अभी तक नहीं पढ़ा। मैंने अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने अमेरिकन जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। उसके अलावा ये अमेरिकन इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर कुछ मतलब मवाद पढ़ा है, और साउथ एशियन हिस्ट्री, अपने खित्ते की हिस्ट्री मैंने काफ़ी पढ़ी है, और मिडल ईस्टर्न हिस्ट्री भी मैंने काफ़ी पढ़ी है। लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री में आई डोंट नो व्हाई मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था कभी भी शुरू से। तो अब ये जो किताब है ना,
इसने क्योंकि ये किताब बेसिकली आपको चलती है लेके टाइमलाइन के थ्रू, और इस किताब ने ना मुझे एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया है, एक बर्ड्स आई व्यू आप कह सकते हैं। मतलब एक बहुत डिटेल में तो नहीं गई जा सकती ऐसी किताबें, कम मतलब जो कलेक्शन होती हैं स्पीचेस की, क्योंकि ऑब्वियसली यानी कि आप एक एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन करते, आपने स्पीच के हिसाब से रेलिवेंट मटेरियल बस आपने शेयर करना होता है। लेकिन उसके हिसाब से भी देखा जाए ना तो ये किताब ने मुझे बहुत हेल्प किया है एक ओवरऑल, यानी कि यूरोप की 1000 साल हिस्ट्री समझ लें आप। मतलब एक 150 स्पीचेस के अंदर कितनी डिटेल में चला जाएगा बंदा, लेकिन ऑब्वियसली अ पर्सन लाइक मी जिसने कभी भी नहीं पढ़ी यूरोपियन हिस्ट्री, उसके लिए मैं समझता हूँ एक अच्छी एपेटाइजर है ये किताब। मुझे पता है अब कि अगर मैं यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ूंगा तो उसमें मुझे क्या क्या मिलेगा पढ़ने को, उसमें कौन कौन से इश्यूज हैं उस रीजन के जो कि मतलब थ्रू आउट द टाइम लाइन चलते थे। मूविंग ऑन, जो जिन चीज़ों के साथ जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके साथ ना मुझे इख्तलाफ है इस ऑथर के साथ, मैं एक पॉइंट को बस यहाँ पे एड्रेस करूँगा कि जो इन्होंने किताब पे लिखा हुआ है ना कि 150 ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस इन हिस्ट्री, आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद दिस वन। रीज़न, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसी ऐसी स्पीचेस थी, बहुत ज़्यादा, जो कि मैं समझता हूँ कि जो इसके अंदर जितनी भी स्पीचेस कवर हुई हैं, यूरोप से रिलेटेड हो गई या अमेरिका से रिलेटेड हो गई, कुछ स्पीचेस थी जो कि मुझे लगता था कि यार फलां स्पीच तो इसने इंक्लूड नहीं की ऑथर ने, तो ये वाली कैसे आती है। अगर अगर आप ऑथर के क्राइटेरिया को भी फॉलो करो तो उसके हिसाब से भी बहुत सारी स्पीचेस हैं जो कि रह गई, जो कि नहीं हुई इसमें इंक्लूड। मैं अगर इस किताब को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव रेड, यानी कि जो इसमें स्पीचेस सारी इंक्लूड हैं, उसके हिसाब से अगर इसको मैं एक सब्जेक्ट दूं तो वो ये होगा कि 150 ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस ऑफ द वेस्टर्न हिस्ट्री। अगर आपने ये किताब पढ़नी है ना वेस्टर्न हिस्ट्री की डायनेमिक्स को, वेस्टर्न यूरोपियन रीजन को समझने के लिए, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ये सारे एरिया को का एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेने के लिए तो ये किताब बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इसको वर्ल्ड हिस्ट्री की बेस्ट स्पीचेस के तौर पे पढ़ते हो ना तो उसके अंदर आई थिंक कि साउथ एशियन रीजन की बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं, यानी कि सब कॉन्टिनेंट की, जो कि बहुत सारी स्पीचेस हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं की गई। ठीक है, मिडल ईस्ट की जो हिस्ट्री है, जो एक पूरा तख्ता पलटा है जो मुसलमानों ने पूरी दुनिया का, रोमन और पर्शियन एम्पायर का, उसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट स्पीचेस, इतनी सिग्निफिकेंट स्पीचेस हैं, उनका तो कहीं नामो निशान ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अ, सिर्फ एक यानी कि अल्लाह के रसूल नहीं थे। ठीक है, अगर आप दुनियावी लिहाज से देखो तो वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, वो एक जनरल थे। ठीक है ना, वो एक कमांडर इन चीफ भी थे मुसलमानों के। यानी कि जब जंगें होती थी तो ऑब्वियसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड करते थे। तो अब उसके अंदर जैसे कि चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऑथर ऑब्वियसली उसके रिलीजियस बिलीव्स ऐसे नहीं है तो आई कैन अंडरस्टैंड, नो वरीज। लेकिन आप एक एक शख्स की एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और आप एक उसकी एक इतनी इम्पोर्टेंट मिलिट्री के अंदर जो एक सिग्निफिकेंस थी उस खित्ते के अंदर, उस सबको इग्नोर कर दिया ना बेसिकली आपने। कोई भी उस खित्ते की स्पीच नहीं ली, उसके किसी भी लीडर की स्पीच नहीं ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं उनकी, मतलब जो किताब है जैसे क्या नाम है उसका, नहजुल बलागा, उसके अंदर जैसे उनकी जो खुतबात हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक फ़िलोसॉफ़िकल ट्रीट है किसी भी इंसान के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट स्पीचेस थी जो कि आ सकती थी लेकिन नहीं आई, ऑन द सेम मेरिट जिस मेरिट के ऊपर करंटली इस किताब के अंदर स्पीचेस हैं। अब इस किताब के अंदर ना बहुत सारे ऐसे लोगों की स्पीचेस भी थी जिनका इतना कोई बहुत बड़ा कोई हिस्टोरिकल फुटप्रिंट नहीं था। ठीक है ना, मतलब किसी भी कंट्री की, जैसे ग्रेट ब्रिटेन की हिस्ट्री के ऊपर, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसकी मिलिट्री हिस्ट्री, उनके ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे आके ना बंदा बहुत ज़्यादा बोर होता है कि यार ये कौन है जिसकी स्पीच आ गई है। ठीक है,
तो इवन आप जब बाद में बाज़ लोग थे जिनका मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा मैंने कहा ओह अच्छा ठीक है, मतलब ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदा था, इसने तो मतलब जिन्होंने वाक़ई कंट्रीब्यूट किया था यूरोप की सोसाइटी के अंदर। कोई कोई इम्पोर्टेंट बिल पेश किया था ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, कोई कोई इंपॉर्टेंट स्पीच थी जिसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आया था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये डिटेल्ड किस्म का जो बुक रिव्यूज़ पर जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, अगर आपको इस तरह के बुक रिव्यूज़ पसंद हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई बुक रिकमेंडेशन मेरे लिए जो आपको लगता है कि आई विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को भी पूरा मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस। अब उन वीडियोस के अंदर बेसिकली बुक रिव्यूज़ भी होंगे और मेरा जो असल में इसमें फोकस है इन फ्यूचर वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर है, लेकिन उनके अंदर ऑब्वियसली एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो वो आजकल समझ मैं सीख रहा हूँ साथ साथ, ताकि मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको मैं खुद एडिट कर सकूँ और अपनी मर्ज़ी की जिस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं बनाना चाहता हूँ वो मैं खुद बना सकूँ। तो रिसर्च तो साथ साथ चल रही है, लेकिन without editing skills it's not possible. Thank you very much for watching my video. Allah Hafiz.